नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विज्ञान में हमारा अध्याय 15 चल रहा है। अन्न, क्या नाम था हमारे अध्याय का? हाँ, खाद्य संसाधनों में सुधार। आज हमने इसमें अभी तक 15 सवाल देखे थे पिछली वीडियो में। आज आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के सवाल की तरफ। भारत में पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई के विभिन्न प्रकार समझाइए। सिंचाई के विभिन्न प्रकार यहाँ पर देखते हैं। भारत में पानी के अनेक स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु भी हैं। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई की विधियाँ पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती हैं। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं कुएँ, नहरें, नदियाँ और तालाब। कुओं के बारे में बात करते हैं तो कुएँ दो प्रकार के हैं, एक खुदे हुए कुएं और दूसरा है नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है, जबकि नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप के द्वारा निकाला जाता है। दूसरा हमारे पास है कि दूसरा स्रोत है पानी का नहरें। नहरें जो हैं यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इनमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। एक और स्रोत है नदी। जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलेगा उसके कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त हो जाता है। वहाँ जल उठाव प्रणाली यानी अधिक उपयोगी रहती है। यह प्रणाली नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। इसे जल उठाव प्रणाली कहते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास है पानी कहाँ से मिलता है? तालाब से। छोटे जलाशयों जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं उसे तालाब कहते हैं। और कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे कि वर्षा के पानी का संग्रहण, जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाने पड़ते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। ये था हमारे पास 16 नंबर का सवाल, पानी के स्रोत और सिंचाई के प्रकार। आगे टिप्पणी हमारे पास है, 3 टिप्पणियां हैं। मिश्रित फसल, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र। 3 टिप्पणियां हैं, बारी बारी सबको देखेंगे। ये देखते हैं मिश्रित फसल। तो मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं और चने को, अथवा गेहूं और सरसों, अथवा मूंगफली और सूर्यमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। दूसरी टिप्पणी है अंतरा फसलीकरण। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण हैं सोयाबीन के साथ मक्का, बाजरे के साथ लोबिया। तो इस फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है।
इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और एक हमारे पास है फसल चक्र की बात करते हैं। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहा जाता है। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाए जाएं, तो एक वर्ष में दो या तीन फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। 18 नंबर का सवाल देखते हैं। 3 टिप्पणियां हो गई। 18 नंबर का सवाल कि खरपतवार किसे कहते हैं और उसका उदाहरण। खरपतवार और उसका उदाहरण। और उसके बाद खरपतवार और उसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे जो होते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। उसके उदाहरण हैं गोखरू, गाजर घास और मोथा। ये उसके उदाहरण हो गए। 19 नंबर की ओर चलते हैं। खरपतवार का नियंत्रण किस लिए किया जाता है? तो ये खरपतवार जो हैं, ये खरपतवार अपने भोजन, स्थान और प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों में से निकाल देना चाहिए। और भी हमारे पास खरपतवार के लिए हैं। आगे सवाल है 20 नंबर, खरपतवार के नियंत्रण की विधियाँ। खरपतवार के नियंत्रण की विधियाँ देखते हैं। खरपतवार कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। सर्वाधिक प्रचलित विधि है पीड़कनाशी रसायन का उपयोग। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग भी करते हैं। लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले भी हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी बन जाते हैं। एक और विधि है यांत्रिक विधि। खरपतवार के नियंत्रण की यांत्रिक विधि तो निरोधक विधियाँ, जैसे कि समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियाँ तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियाँ हैं। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। याद रखिए। आगे चलते हैं। हमारे सवाल हो गए 20 सवाल हो गए। 21वें सवाल की तरफ चलते हैं। कृषि उत्पाद की बात करते हैं। 21वें सवाल में कृषि उत्पाद की बात करते हैं। कृषि उत्पाद को हानि पहुंचाने वाले कारक और नुकसान की बात करते हैं। कृषि उत्पाद के भंडारण में हानि पहुंचाने वाले कारक हैं जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक कौन से हैं? तो कीट, कृंतक, कवक, चींचड़ी और जीवाणु। अजैविक कारक होते हैं नमी और ताप। तो ये कारक जो हैं उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता भी कम कर देते हैं। उत्पाद को बदरंग भी कर देते हैं। और ये सभी लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को भी कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन भी होना चाहिए।
आगे चलते हैं, पशुपालन किसे कहते हैं और उसके अंतर्गत कौन से कार्य होते हैं। पशु उत्पादन की बात करते हैं। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य होते हैं, जैसे कि भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण, ऐसे कुछ कार्य आते हैं। सवाल नंबर है हमारे पास 30। पशुधन में सुधार की आवश्यकता क्यों है? तो हमारे यहाँ देश में जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है और पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने और उसमें सुधार की आवश्यकता है। चौबीसवां सवाल देखते हैं, पशुपालन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और भारतीय पशुओं के स्पीशीज बताइए। पशुपालन के मुख्य उद्देश्य देखते हैं। पशुपालन के मुख्य 2 उद्देश्य हैं, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पशुओं की 2 मुख्य स्पीशीज़ हैं, एक गाय और दूसरी भैंस। गाय का नाम है वॉस इंडिक्स और भैंस का है वॉस पुएलिस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु भी कहा जाता है। उसके बाद है 25वां सवाल, दुग्ध श्रवण काल किसे कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध श्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है। तो दुग्ध श्रवण काल यानी बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पादन का समय का जो काल होता है उसे दुग्ध श्रवण काल कहते हैं। एक ही लाइन का छोटा सवाल है। 25वां सवाल देखते हैं कि दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्ल और देसी नस्लों के नाम और लक्षण। दुग्ध श्रवण काल के लिए तो लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्लें हैं जर्सी, ब्राउन स्विस, जबकि देसी नस्लें हैं रेड, सिंधी और साहिवाल। तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। इन दोनों नस्लों में संकरण कराए जाएं तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण हो सकते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए सफाई और आवास की जानकारी। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए सफाई तो उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार पर आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई और आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार, रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। आवास का जो फर्श होता है वो ढलान वाला होना चाहिए, जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। अंतिम हमारे पास आज का सवाल है, दूध देने वाले पशु का आहार कैसा होता है। तो दूध देने वाले पशु के आहार के 2 प्रकार के आहार हैं, ए और बी। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे और दूसरा जो है दूध उत्पादन को बढ़ाएं। इसकी आवश्यकता दुग्ध श्रवण काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं मोटा चारा, यह रेशेदार होता है। दूसरा है सांद्र, जिनमें रेशे कम होते हैं लेकिन प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हो। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं।
दोस्तों यहाँ तक देखा, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नया सवाल शुरू करेंगे पशु रोग के बारे में। यहाँ से अगले वीडियो में देखेंगे।